ना लगाएं, और रेस्ट में रहेगी तब तक रहेगी जब तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और फिर तीसरा है कि आप फोर्स लगाएंगे तो फिर आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो होना चाहिए। अब इसी को आपको समझना है। तो रेस्ट पार्टिकल जो आपका डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में है, रहेगा जब तक कि आप डंडे से मारेंगे नहीं। डंडे से जब आप मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का इनर्शिया बदलेगा और डस्ट पार्टिकल का इनर्शिया चेंज होगा और रेस्ट से कहाँ जाएगा, मोशन में। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो पहला दूसरा आ गया। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वैसे ही रेस्ट में रहेगा। किल को दिया तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो गया। समझ में आया? तो पार्टिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है पूरा कहाँ पर आपका लग रहा है। बहुत एक नॉर्मल सा है, घर में बदमाशी करोगे, खड़े रहोगे, मम्मी डंडा लेके आएंगी तो उसके बाद क्या होगा, खड़े तो रहोगे नहीं, भागोगे। खड़े अगर रह गए, मान लो इतना फोर्स, इतना देखिए जरूरी नहीं, इस एग्जांपल से समझिए कि जरूरी नहीं फोर्स आपकी इनर्शिया को बदल दे, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि फोर्स लगते आपकी इनर्शिया बदल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए आप आज तैयार हो गए कि ठीक है आज मारो 4 डंडा हम खाएंगे, तो उस समय तो आप मोशन में नहीं आए, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इनर्शिया मोशन करने लायक हो तभी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं कि मोमेंटम मोशन में आए, मोमेंटम आए। उसमें मोमेंटम का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो। तो जब हम मूवी नहीं करें तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, और वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो कोई मोमेंटम नहीं होएगा। तो उस समय केस में आपका नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो माना जाएगा क्योंकि वो एक्टिव नहीं कर पाया आपको। तो ये तीनों ला था। समझ आ गया? जो सबसे ज्यादा यस सर बोल रहा है उसी को सबसे कम समझ में आ रहा है। सही बात है। जैसे सर ने बताया था जितनी भी घटनाएं होती है उसके पीछे कुछ न कुछ साइंस होता है, उसको साइंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एयर क्यों बह रही, हवा क्यों बह रही है, जो अर्थ है सन के चारों ओर क्यों घूम रहा है, ठीक है, बरसात क्यों होती है, सबके पीछे मतलब प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं होती है उसके पीछे कुछ न कुछ साइंस होता है, कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो जैसे में हम लोग पहले देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो भी वस्तु के पास मास होता है उसका अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है। जो मास के कारण, जो द्रव्यमान के कारण जो फील्ड क्रिएट होती है, जो क्षेत्र आता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है। जैसे में ये क्या, एक पेन है, ठीक है, इसके पास क्या है, द्रव्यमान है, मास है, इसका एक अपना क्षेत्र होगा, ठीक है ना। जैसे में अगर हम कुछ इससे नीचे गिरा रहे हैं, ये नीचे सॉरी ऐसे फेंक रहे हैं, ये नीचे क्यों गिर रही है, इसका कारण क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहाँ से आ रहा है, जमीन से आ रहा है। उसी तरह से इसका भी एक अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है। ये आपका ग्लोब है, ये मेरा अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब अर्थ को बता रहा है। ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा चल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पोल्स हैं जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और ये अर्थ है और ये सन के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। और चक्कर क्यों लगाता है हम लोग ये भी देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ पर इसका यूज है, ठीक है। जैसे में आपका बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे सन से बहुत सारे पिंड, उल्का पिंड वगैरह है यूनिवर्स में, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। जैसे अर्थ है, अर्थ की जो वैल्यू होती है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका अपना एक पर्सनल फील्ड होगा, अपना
पट फील्ड होगी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे आपका सिंपल पेंडुलम है, इसके द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निकाल सकते हैं किसी भी कहीं का भी, ठीक है ना। किसी भी प्लेनेट पर चले जाए, किसी पर कहीं भी चले जाए यूनिवर्स वगैरह में, उस क्षेत्र का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम से किसको हम बोलते हैं, बॉब। इसको क्या बोलते हैं, बॉब। एक पिंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लटका दीजिए, और एक रस्सी है ये, और एक रस्सी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है।